नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। When 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम बेंजीन। बच्चों इस बार सॉल्वेंट चेंज हो गया, ध्यान रखना, इस बार सॉल्वेंट बेंजीन है, जनरली वाटर होता है। Then फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस बाय, इस बार आपको चेंज ऑलरेडी दे रखा है। फाइंड आउट डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बच्चों यहां पे इस बार आपसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। बेंजीन का केएफ आपको गिवन है, ठीक है, तो सिंपल है, वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड है, करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आई मल्टीप्लाई के एफ इंटू एम, और मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां सॉल्वेंट का मास बच्चों में केजी में रखना होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में मास ग्राम में गिवन है सॉल्वेंट का, तो केजी में चेंज करने के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड कर चुके हैं ऊपर। क्लियर है बात। अब आपको डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, बोला है ना डिक्रीजेस बाय, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको डायरेक्टली गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, कितना 0.5। ये बात एक इसमें इंपॉर्टेंट थी, डिक्रीजेस बाय यानी चेंज आपको गिवन है। आई मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मुझे अल्फा नहीं पता है। केएफ बेंजीन का केएफ मुझे गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3COOH। तो जब आप इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 60। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इनटू ये मेरे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास क्वेश्चन में गिवन है 0.2, मोलर मास 60 था। ये क्या है बच्चों, इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। बेंजीन का मास कितना गिवन है क्वेश्चन में, 20, और ग्राम में है, हमें केजी में रखना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर। इस पूरे को सॉल्व किया बच्चों तो मेरे पास यहां से आई की वैल्यू आ गई इतनी, तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में बच्चों इस बार हम आई का ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसने डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा है, और एसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला यही होता है। अब बच्चों एन की वैल्यू कहां से लाऊं मैं, बताओ मुझे, क्या मैंने ये आपको पढ़ाया था, समझाया था? अब बताओ मुझे, बता सकते हो? क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है, एन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो याद करो, बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो वो डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां एसिटिक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व है, इसलिए वो डाइमर बना लेगा, तो एन की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो एन की जगह हमने 2 पुट कर दिया। अल्फा हमसे वो पूछ रहा है, अब हमने इसको सिंपली सॉल्व किया, मेरे पास अल्फा आ गया। ये आई बात समझ? तो एक बार और देख लेते हैं, ये फॉर्मूला है, आई हमें नहीं पता है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एसिटिक एसिड का 60, सॉल्वेंट का मास ग्राम में गिवन था 20, केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। डेल्टा टीएफ डिक्रीजेस बाय आपको ऑलरेडी चेंज गिवन है, डायरेक्ट पुट कर दिया, आई की वैल्यू निकाल ली, फिर इस आई की वैल्यू को हमने यहां पे पुट कर दिया। एन की वैल्यू कैसे पता लगी 2, क्योंकि एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमर बनाता है, हमें याद रखना है, ये पूछा भी जाता है अलग से क्वेश्चन। एन की जगह 2 पुट किया, बस अब यहां से अल्फा सॉल्व किया, 0.946 आ गया, और अगर परसेंटेज में लाना हो तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अ कंपाउंड PtCl4.6H2O। बच्चों आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है लाइक दिस, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा होगा पढ़ने में बच्चों, बट एक्चुअली है नहीं, बहुत इजी है। इज अ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स 1 स्मॉल m। बच्चों व्हाट इज स्मॉल m? दैट इज मोलैलिटी। जब भी स्मॉल m इस तरह लिखा हो, दैट इज स्मॉल m मोलैलिटी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट हैज फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू इतना, यानी एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब 6H2O है, उसमें हाइड्रेटेड वाटर है ये, जिसकी मोलैलिटी 1 दे रखी है एक्वस सॉल्यूशन की, और एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी आपको TF क्वेश्चन में गिवन है, TF की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 269.28 केल्विन। एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, तो और एक्वस सॉल्यूशन के लिए TF नॉट हम जानते हैं कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर एग्जैक्ट आंसर लाना हो तो 273.15 मैंने कहा था केल्विन में, एग्जैक्ट वैल्यू आप यही लेकर चले हमेशा। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस निकालने हैं, कब?
जब ये कंपाउंड जब इस कंपाउंड का 1 मोल आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये आयनाइज होगा तो इसके आयंस मिलेंगे। तो कितने आयंस मिलेंगे, नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है वो वाटर में डिसोल्यूशन के बाद, मतलब वो बच्चों आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, वो आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है कि जब इस कंपाउंड को 1 मोल को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो आयनाइज होगा तो कितने आयंस मिलेंगे, दैट इज n की वैल्यू पूछ रहा है। एंड व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो भी पूछ रहा है। वो क्या है अभी बताता हूं, पहले आप देखिए, इजी है क्वेश्चन। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। TF नॉट केल्विन में मेरे पास मुझे पता है, TF क्वेश्चन में गिवन है, I की वैल्यू मुझे अभी नहीं पता है, KF वाटर का हम जानते हैं 1.86 होता है, स्मॉल m क्वेश्चन में गिवन है 1, ये रहा 1 गिवन है, मुझे पुट किया, सॉल्व किया, I की वैल्यू पहले मेरे पास 2.08 आएगी और 2.08 को मैं अप्रॉक्स 2 लिख सकता हूं, तो हमने इसको अप्रॉक्स लिख लिया 2। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में आपको अल्फा गिवन है? नहीं है, अल्फा गिवन नहीं है। और जब अल्फा गिवन नहीं होता तो हम अज्यूम करते हैं अल्फा को 100%, तो हम अज्यूम करेंगे कि अल्फा हो गया 100%, और जब अल्फा 100% होता है देन I इज इक्वल्स टू n हो जाता है। पढ़ा है हमने, ये बिल्कुल जानते हैं हम। तो I की वैल्यू 2i है, तो I की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू भी हो गई 2, तो मेरे पास आंसर आ गया एक क्वेश्चन का 2। समझ आ रही है बात? तो एक बात मेरे पास आ गई कि नंबर ऑफ आयंस 2 होंगे जब ये 1 मोल डिसोशिएट होगा। इसके 1 मोल डिसोशिएट होने से मुझे 2 मोल आयंस मिलेंगे, क्योंकि अल्फा गिवन नहीं था। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो बच्चों मैंने कहा था कि इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो एक्चुअली आप वहां पे इसको डिटेल में पढ़ोगे, तो उसको वहां रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखो बच्चों, मेरे पास नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं 2, तो इस कंपाउंड को इस तरह से लिखा जाता है PtCl3Cl.6H2O। बच्चों वाटर तो न्यूट्रल रहता है, वाटर आयनाइज नहीं होता है, तो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, ऑप्शंस में आपको बताना होगा रिप्रेजेंटेशन क्या है सही। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो कितना इजी है। मुझे बताओ हमें नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं 2। अब आप इस कंपाउंड को देखो, एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने कहा था ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की स्पीशीज आयनाइज नहीं होती, स्क्वायर ब्रैकेट पूरा 1 होता है। तो एक तो ये हो गया और एक Cl हो गया, कितने आयंस हो गए टोटल 2, तो 1 और 1 + 2 दैट इज 2। तो आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको सिर्फ देखना होगा कि किसमें n की वैल्यू 2 आएगी, वही इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस तरह से चेक करेंगे, बाहर वाला एक स्पीशीज और एक पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, देयर आर 2 स्पीशीज, और वाटर न्यूट्रल होता है, वो आयनाइज नहीं होता है। आया समझ? क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -0.2 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। आपको सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 18 ग्राम, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 1000 ग्राम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है -0.2 डिग्री सेल्सियस, अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड। तो देखो बच्चों, मैंने आपको एप्लीकेशन के टाइम पे समझाया था, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन समझते हैं। जब भी वो ऐसा पूछ लेना कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड, इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा जो वाटर है वो फ्रीज होने से नहीं बच पा रहा है, प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखो कैसे, यहां कौन है? ग्लूकोज। आपने क्या किया, वाटर में ग्लूकोज ऐड किया। ग्लूकोज क्या करेगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो अब वाटर 0 पे फ्रीज नहीं होगा, 0 से कम पे फ्रीज होगा। लेकिन मैंने कहा था आइडियल इज नॉट पॉसिबल, इथाइलिन ग्लाइकॉल की बात की थी ना मैंने, वही बात है। तो ग्लूकोज जो है वो 18 ग्राम है, 1000 ग्राम वाटर में हमने उसको ऐड किया। तो 1000 ग्राम वाटर में जब आपने ग्लूकोज को ऐड किया
तो इसका मतलब उसने पूछा अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज आप ऐड कर रहे हो वो पूरे वाटर को, शायद वो पूरे वाटर को फ्रीज नहीं कर पा रहा, फ्रीज होने से नहीं बचा पा रहा है। क्या ग्लूकोज पूरे वाटर को फ्रीज होने से क्या नहीं बचा पा रहा है? यानी 1000 ग्राम में से कुछ अमाउंट वाटर का ऐसा है जिसको ग्लूकोज फ्रीज होने से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, यानी वो फ्रीज हो जाएगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को वो कम नहीं कर पाया, वो फ्रीज हो जाएगा, यानी वो हमें आइस की फॉर्म में ही मिल पाएगा, वाटर की फॉर्म में नहीं मिल पाएगा। तो अब हम क्या करें? 1000 ग्राम में से पहले वो मास फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि ग्लूकोज के साथ डिसॉल्व हो गया है, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा, यानी जो फ्रीज होने से बच जाएगा। पहले हम वो मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम? सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M वाला हमारे पास फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई I। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए I की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्लियर। KF की वैल्यू हम जानते हैं 1.86 होती है। डेल्टा TF अगेन वही 0 माइनस 2, TF नॉट 0 होता है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका जब आप मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों? 180 ग्राम आएगा। तो मोलर मास हो गया 180 मल्टीप्लाई सॉल्वेंट का मास। बच्चों हम ये जो मास निकालने जा रहे हैं, यानी इस फॉर्मूले में ये जो मास होता है ये डिसॉल्व्ड मास होता है। ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो डिसॉल्व हो गए हैं ये वो मास होते हैं सारे यहां पर। तो 18 ग्राम आपको क्वेश्चन में मास गिवन है ग्लूकोज का। सॉल्वेंट कितना डिसॉल्व हो रहा है वो हम निकाल रहे हैं, और हमें पता है हमें यहां पे केजी में रखना होता है, तो हम उसको ऑलरेडी 1000 में डिवाइड कर चुके हैं, तो अब मेरा आंसर ग्राम में आएगा। तो देखो मैंने यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, ये मेरे पास कौन सा मास आएगा बच्चों? डिसॉल्व्ड मास आएगा। किसका? सॉल्वेंट का। यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल ने 1000 ग्राम में से इथाइलिन ग्लाइकॉल ने 930 ग्राम वाटर को फ्रीज होने से बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया उसको, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया, यानी ये अमाउंट इतना फ्रीज नहीं हो पा रहा है, यानी इससे मुझे आइस नहीं मिलेगा, इससे आइस नहीं मिलेगा मुझे। तो 1000 ग्राम में से 930 ग्राम फ्रीज नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, हम यही चाहते थे फ्रीज ना हो। एंटी फ्रीजिंग की तरह काम कर दिया ग्लूकोज ने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। तो बच्चों 1000 में से 930 फ्रीज होने से बच गया, तो बाकी कहां गया? बाकी फ्रीज हो गया, यानी ग्लूकोज उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम नहीं कर पाया होगा, ऐसी कुछ प्रैक्टिकल कंडीशन हुई होगी। तो कितना फ्रीज हो गया? तो टोटल अमाउंट था 1000 जो हमने इनिशियली लिया था, 1000 में से 930 ग्राम डिसॉल्व हो गया, यानी इतना मास फ्रीज हो गया, फ्रीज होने से नहीं बच पाया, दैट इज 70 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। आई बात समझ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस बात को हमें। ओके बच्चों, अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस करेंगे। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट गिवन होगा, बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा, बॉइलिंग पॉइंट गिवन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा, इस तरह से मतलब दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे जो एक्चुअली सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ओके, देखते हैं उसमें पहला क्वेश्चन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज -1.5 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इजी है बच्चों, कुछ टफ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करनी है हमको। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है, आपसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आप क्या करोगे? दो इक्वेशन फॉर्म करोगे। मेथड बता रहा हूं, सुन लो अच्छे से। आप पहले आप फ्रीजिंग पॉइंट की इक्वेशन बनाओगे, बॉइलिंग पॉइंट की इक्वेशन लिखोगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे हम। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक वैल्यू गिवन हो, दूसरी वैल्यू पूछ रहा हो, दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट इज द मेथड। ठीक है, तो देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, इजी है। सबसे पहले मेरे पास TF नॉट का ये फॉर्मूला है, TB नॉट डेल्टा TB का फॉर्मूला है। I बच्चों कुछ स्पेसिफाई नहीं है यहां पर कौन है, तो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानकर चलेंगे, इसलिए I इक्वल्स टू 1 हमें अज्यूम करना होगा, इसलिए हमने दोनों में I को 1 अज्यूम कर लिया। अब
TF नॉट हम जानते हैं वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का TB नॉट भी हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता है। अब देखो TF नॉट की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस TF KF इंटू एम, ये मेरे पास बच्चों पहली इक्वेशन बन गई, इसको आप एज इट इज रहने दो। सेकंड, अब बॉइलिंग पॉइंट, तो TB माइनस TB नॉट की वैल्यू मुझे पता है KB इंटू एम, ये बच्चों मेरे पास सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है बच्चों, दैट इज अ मैथमेटिकल मेथड, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो 0 की जगह 0, TF ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है माइनस 1.5, तो अब 0 माइनस 1.5 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय TB माइनस 100, TB हमें फाइंड आउट करना है, यही तो हमें फाइंड करना है बच्चों, इक्वल्स टू KF 1.86, KB 0.52, M से M कट जाएगा बच्चों, M से M हमारा यहां पे कट जाएगा, क्यों? क्योंकि सेम सॉल्यूशन है, और जब सॉल्यूशन सेम होता है तो मोलैलिटी सेम होगी, सॉल्यूट सेम होगा, सॉल्वेंट सेम होगा, तो स्मॉल m की वैल्यू यहां पे सेम होगी, इसलिए हमने डिवाइड किया, कट गया। अब उसके बाद हमने यहां से इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, 0.52 को इधर ले गए, 1.86 को नीचे ले आए, TB माइनस 100 को उधर ले गए। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फिर 100 को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा मेरे पास, फाइनली ये आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बच्चों इजी है, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा देखें तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप इस तरह से करोगे तो। क्लियर, समझ आया क्या किया, आई को अज्यूम कर लिया 1, TF नॉट मुझे पता है, TF की मैंने वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 किया, TB माइनस 100, 1.86 अपॉन 0.52, स्मॉल m एक ही सॉल्यूशन का सेम रहता है, सिंपली हमने इसको सॉल्व किया, TB की वैल्यू आ गई। आया समझ, क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, कॉमन क्वेश्चन है कंबाइंड। हाउ मच ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास गिवन है, सॉल्यूट का मास हमसे पूछा है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, सो दैट डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इतना। इट मीन्स आपको बच्चों TB माइनस TF, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आपको गिवन है 105 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया ना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का डिफरेंस आपको गिवन है, और आपसे सॉल्यूट का मास पूछ रहा है, सॉल्वेंट का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 100 ग्राम, KB गिवन है, KF गिवन है वाटर के लिए, तो क्या करें, वही बात बच्चों, हमें दोनों इक्वेशन पहले लिखनी होगी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, उसकी वैरायटी कैसे, क्या मेथड है, देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं जानता हूं TB माइनस TB नॉट इक्वल्स टू KB इंटू एम होता है, TF नॉट बच्चों ये माइनस है यहाँ पर, TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू होता है KF इंटू एम, ये दोनों इक्वेशन है मेरे पास। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक वैल्यू गिवन थी, दूसरा पूछ रहा था, तो हम डिवाइड करते हैं। मेथड सीखो आप बच्चों अच्छे से, मेथड पे कंसंट्रेट करो, और जब इस तरह से आ जाए तो अब हम डिवाइड वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। देखते जाओ एक बार पहले मेथड आप, दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन करेंगे, तो देखो TB माइनस TB नॉट प्लस TF नॉट माइनस TF, देखो इन दोनों को ऐड किया, ये मेथड है बच्चों मैथमेटिक्स का, कि दिस प्लस दिस किया हमने, ठीक है, LHS और LHS को लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया, राइट साइड और राइट साइड एक साथ ऐड हो जाएगा, KB इंटू एम प्लस KF इंटू एम, तो दिस प्लस दिस ये आ गया, KB इंटू एम प्लस KF इंटू एम ये आ गया, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया। अब बच्चों जो जो वैल्यूज मुझे पता है वो मैं यहां पुट करता जाता हूं। मुझे TB नॉट पता है, वाटर का 100 होता है, वाटर का TF नॉट मुझे पता होता है 0 होता है, और बच्चों आपको क्वेश्चन में TB माइनस TF गिवन है, यही तो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में आपको TB माइनस TF की वैल्यू गिवन है 105 डिग्री। तो इस तरह से जब हमने किया तो देखो TB
माइनस TF, मुझे 105 गिवन है, मैंने पुट कर दिया, और इस माइनस की जगह पर माइनस और इस 100 की जगह पर 100 आ गया। तो TB माइनस TF की वैल्यू गिवन थी 105, यहां पुट किया, इस माइनस की जगह माइनस, 100 की जगह 100। अब तो बहुत इजी है, यहां से स्मॉल m कॉमन आ गया, KB की वैल्यू मुझे पता है, KF की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है। मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C12H22O11, दैट इज सुक्रोज, शुगर, केन शुगर भी कहते हैं इसको बच्चों, केन शुगर भी कहते हैं। तो इसका मोलर मास हो गया बच्चों 342। तो मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई सॉल्वेंट का मास गिवन है 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय 1000, केजी में चेंज कर लिया, और इन दोनों को ऐड करोगे तो यह आएगा 2.38। सिंपल बात है बच्चों। अब बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, यहां से WB निकालना है, सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 71.84 ग्राम। आया समझ? तो बहुत बढ़िया मैथमेटिकल, दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन किया, दिस प्लस दिस, m यहां से कॉमन आ गया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 2.38 आ गया। TB माइनस TF, ये वाला देखो बच्चों जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये 105 गिवन है, माइनस की जगह माइनस, TB नॉट 100, सिंपली सॉल्व किया, आंसर आया समझ? ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 102 डिग्री सेल्सियस। इफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नई बात आ गई यहां पर, क्या बच्चों, डाइल्यूटेड बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, देन व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपसे TF पूछा जा रहा है, क्या बच्चों, दोबारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, लेकिन कब, जब आप यहां से यहां सॉल्यूशन को क्या कर देते हो, डाइल्यूट कर देते हो। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ऐड करना डाइल्यूशन कहते हैं बच्चों। क्या डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हम आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं 11th क्लास में, दैट इज एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज डाइल्यूशन। ये बात तो ठीक है। अब इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करना है, इसका क्या मतलब है बच्चों, और हमें कुछ क्वांटिटी भी गिवन नहीं है, कुछ डेटा भी गिवन नहीं है, लेकिन बच्चों हम जानते हैं वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, ये हमें पता है कांस्टेंट होती है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो सबसे पहले मैं जानता हूं इक्वेशन होती है TB माइनस TB नॉट इक्वल्स टू KB इंटू M। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ बच्चों आप। ये मेरे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पहले वैल्यू पुट करते हैं, फिर हम आराम से इजीली समझ पाएंगे। TB सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस गिवन है, मैंने पुट कर दिया। वाटर का TB नॉट मुझे पता होता है 100, KB की वैल्यू वाटर के लिए 0.52 होती है। मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, यही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब पहले उसने बोला कि डाइल्यूट कर दिया आपने, और वाटर की डेंसिटी हम जानते हैं कितनी होती है 1 kg पर लीटर। तो हम अब क्या बोल सकते हैं कि 1 लीटर का मास 1 kg, बिल्कुल बोल सकते हैं वाटर के लिए। तो नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई बिफोर डाइल्यूशन, ये हो गया बच्चों बिफोर डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन से पहले वाटर का मास नॉर्मल था, 1 लीटर वाटर का मास 1 kg था। नॉर्मली बिफोर डाइल्यूशन वाटर के 1 लीटर का मास 1 kg था। अब आपने उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर दिया, यानी पहले हमने लेट कर लिया था 1 लीटर वाटर, लेट कर लिया था, अब उतना ही वाटर और ऐड कर दिया। तो जब आप इसमें डाइल्यूट करोगे तो 1 + 1 डाइल्यूट कर दिया आपने, इक्वल वॉल्यूम, तो कितना हो गया मेरे पास 2 लीटर। ये हो गया मेरे पास आफ्टर डाइल्यूशन। अब बिफोर डाइल्यूशन 1 लीटर का मास वाटर का 1 kg हमें पता होता है, आपने उसमें 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया इक्वल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया वाटर का 2 लीटर सॉल्वेंट का। तो अब 2 लीटर वाटर का मास कितना हो जाएगा बच्चों 2 kg। समझ आ रही है बात, 1 लीटर का मास 1 kg बिफोर डाइल्यूशन, उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर दिया
टोटल वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, और 2 लीटर वाटर का मास कितना हो जाएगा 2 kg। अब हमने इस 2 kg को बच्चों कहां पे पुट कर दिया, हमारी नेक्स्ट इक्वेशन में, दैट इज TF नॉट माइनस TF, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाली। TF नॉट 0 पता है मुझे, माइनस TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे सेम है, गिवन नहीं है, कट जाएगा। मोलर मास सेम सॉल्यूट के लिए बात हो रही है, कट जाएगा। क्लियर है? और I भी यहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट हमें स्पेसिफाई नहीं है कौन है, तो हम अज्यूम कर लेंगे 1 नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब देखो सॉल्वेंट का मास पहले 1 लीटर का 1 kg था, अब सॉल्वेंट का मास इक्वल वॉल्यूम वाटर ऐड करने पर डाइल्यूशन पर कितना हो गया 2 kg, ये चेंज हो गया बच्चों, ये हमें समझना था इस क्वेश्चन में। तो वाटर का जब इक्वल वॉल्यूम ऐड किया, डाइल्यूशन किया, तो वाटर का मास डबल हो गया, वाटर का मास डबल हो गया, सॉल्वेंट का मास केजी में डबल हो गया 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब यहां से मैं TF निकाल लूंगा, तो मेरे पास TF का आंसर कितना आएगा बच्चों -3.5 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा -3.5 डिग्री सेल्सियस। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन जो हमें याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 0.3 मोलल aqueous solution of weak acid HX is 30% ionized. Calculate the depression in freezing point and elevation of boiling point. बच्चों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें जनरली मैंने आपसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन था। इस बार उसने आपसे डायरेक्ट डेल्टा TB और डेल्टा TF पूछा। ये टर्म्स अच्छे से देख लेना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्ट डेल्टा TB और डेल्टा TF पूछा है। तो बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड है। मोलालिटी गिवन है 0.3। HX जो वीक एसिड है बच्चों वो इस तरह से आयनाइज होता है, ठीक है। इसमें कितने आयंस हो गए 1 + 1 दैट इज 2, तो N की वैल्यू हो गई 2। बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना। तो अब I का ही हम फॉर्मूला जानते हैं डिसोसिएशन के लिए, N की जगह पर बच्चों मैंने 2 पुट कर दिया। अल्फा क्वेश्चन में गिवन है 30%, मींस 30/100 दैट इज 0.3। सॉल्व किया, मेरे पास यहां से I की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 1.3। अब तो सिंपल हो गया, डायरेक्ट उसने हमसे डेल्टा TF पूछा है, इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। I की वैल्यू मेरे पास आ गई, KF मुझे पता है, मोलैलिटी क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई किया, सिंपली आंसर आ गया 0.725 डिग्री सेल्सियस। आया समझ? क्लियर? नेक्स्ट देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB पूछा है बच्चों, ये इसका रिलेशन है। I हम निकाल चुके हैं यहां से 1.3, KB मुझे पता है 0.52, मोलैलिटी गिवन है क्वेश्चन में 0.3, तीनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये डेल्टा TB आ गया बच्चों 0.202 डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छे से फॉर्मूला बेस्ड है, प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपको इन सब क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट है, यहाँ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा है, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इजी है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले बच्चों हमें ऑस्मोसिस समझना होगा। और ऑस्मोसिस जो है बच्चों हम डेली लाइफ में हमारे सराउंडिंग में बहुत ज्यादा देखते हैं, रोज देखते हैं हम। तो उसमें एक एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, रेजिन, किशमिश को जब आप नाइट में वाटर में सोक करके रखते हैं और जब आप मॉर्निंग में देखते हैं, तो मॉर्निंग में किशमिश यानी रेजिन स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, उसकी साइज बड़ी हो जाती है थोड़ी। रीजन ड्यू टू ऑस्मोसिस, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एंटर करते जा रहे हैं थ्रू उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसके अंदर, उसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करते जा रहे हैं, दैट इज ऑस्मोसिस का एग्जांपल हो गया एक। ऐसे अगर हम विल्टेड फ्लावर्स, मुरझे हुए फ्लावर्स को फ्रेश वाटर में रख दें तो वाटर एंटर करेगा थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ फ्लावर्स इनटू द फ्लावर्स, जिससे कि फ्लावर्स रिवाइव होते जाएंगे। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो हम ऑस्मोसिस के देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो। स्पॉन्टेनियस का मतलब बच्चों, आपने किशमिश को, रेजिन को वाटर में रख दिया, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, वाटर अपने आप फिजिबली
इजीली अंदर मूव करता जा रहा है, अपने आप मूव करता जा रहा है, स्पॉन्टेनियसली मूव करता जा रहा है, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा एक्सटर्नली, दैट इज स्पॉन्टेनियस। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बात हो गई बच्चों, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं। इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स शो मूवमेंट। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इसमें मूव नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है अभी देखते हैं। टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, कब तक मूव करते रहते हैं, जब तक दोनों साइड इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इन शॉर्ट एसपीएम। तो बच्चों यही बात है कि देखो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बच्चों, इट इज अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन जिसमें जो पोर्स की साइज होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, उन पोर्स की साइज सॉल्वेंट पार्टिकल्स की साइज से बड़ी होती है, इसलिए सॉल्वेंट उसमें एंटर कर जाता है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है पोर्स की साइज से, इसलिए वो एंटर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोबारा, वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हायर अमाउंट से अपनी लोअर अमाउंट की तरफ डिफ्यूजन शो करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां हमारे पास वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूट भी ऐड कर दिया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये हमारा ऑलमोस्ट प्योर वाटर जैसा है, इसमें अगर शुगर के मॉलिक्यूल हैं भी तो बहुत नेग्लिजिबल हैं। ठीक है, इसीलिए हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहेंगे। यहां सॉल्यूट बहुत नेग्लिजिबल है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, इसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो वाटर हमेशा अपने हायर अमाउंट से अपने लोअर अमाउंट की तरफ मूव करता है थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मींस ये सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सेलेक्ट करती है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, मैंने एक बात बोल रहा हूं यहां पे, देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करते हैं। कब तक मूव करते रहेंगे? जब तक दोनों साइड लेवल इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये बात क्लियर है? अब बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है यहां पर, वो एक्चुअली दोनों तरफ से हो रहा है। वाटर इधर से उधर भी जा रहा है, सुनना बच्चों अच्छे से बात, वाटर इधर से उधर भी जा रहा है और वाटर उधर से इधर भी आ रहा है। अब अच्छे से देखो ब्लू कलर के पार्टिकल्स को, वो दोनों साइड मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को अलाउ करती है, तो सॉल्वेंट इधर भी है, सॉल्वेंट इधर भी है, सॉल्वेंट इधर से इधर भी मूव कर रहा है, इधर से इधर भी मूव कर रहा है। लेकिन बच्चों, बात कर रहे हैं हम नेट फ्लो की। नेट फ्लो जो है वो कहां से कहां हो रहा है? जो नेट फ्लो है वो हायर से लोअर की तरफ ही होगा, दैट इज ये जो एरो हमने शो किया हुआ है। तो वाटर मूव दोनों तरफ से करेगा, बट ऑब्वियसली बात है जहां अमाउंट ज्यादा है वहां से कम की ओर ही मूव करेगा। डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा हायर से लोअर होता है, नेट। कुछ मॉलिक्यूल इधर से इधर भी आ रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स उधर से इधर भी आ रहे हैं और इधर से उधर भी जा रहे हैं, लेकिन नेट फ्लो हमेशा हायर से लोअर ही होता है, हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट ही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या सिर्फ हायर से लोअर होता है? अगर उसने नेट फ्लो नहीं बोला है, अगर उसने नेट फ्लो नहीं बोला है तो हम कहेंगे हां, वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ से मूव करते हैं, बट विद अनइक्वल फ्लो रेट्स, बट विद अनइक्वल फ्लो रेट। अनइक्वल है, इधर से ज्यादा उधर जा रहे हैं क्योंकि वाटर का अमाउंट इधर ज्यादा है, इधर कम है तो इधर से कम आएंगे। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि नेट फ्लो इधर से इधर होगा क्योंकि ज्यादा इधर से उधर जा रहे हैं। तो नेट फ्लो बोलेगा तो हम बोलेंगे हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट। नेट फ्लो की बात नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे दोनों साइड से जाता है बट विद अनइक्वल फ्लो रेट।
क्लियर है बात, समझ आई? अब बच्चों मैंने कहा था इधर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हमने पहले भी पढ़ा था, सॉल्यूट बहुत कम, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा। यहां सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसे कहेंगे कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बच्चों? कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये डेफिनेशन हो गई। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्या बच्चों, अच्छे से समझना मैं जो कह रहा हूं, वाटर मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बच्चों अच्छे से डेफिनेशन समझो, यहां कंफ्यूजन होता है अगर आप अच्छे से नहीं सुनोगे तो। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ वाटर बहुत ज्यादा, सॉल्यूट बहुत कम। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूट ज्यादा कंपैरेटिव टू दिस, सॉल्यूट ज्यादा। तो वाटर अपनी हायर से अपनी लोअर की तरफ जा रहा है, या हम बोले लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बच्चों अब लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने जो बोला है वो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बोला है कि यहां पर जो सॉल्यूट है वो बहुत कम है और यहां जो सॉल्यूट है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये डेफिनेशंस यहां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? तो अगर हम इस डेफिनेशंस को यहां पर एक बार अच्छे से देखें तो वाटर का जो नेट फ्लो होता है, देखो बात है ना, नेट फ्लो जो होता है वाटर का बच्चों, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। मतलब वाटर की हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। बच्चों तीनों डेफिनेशन एक ही हैं, बस कहने का अंदाज अलग अलग है। तीनों का एक ही डेफिनेशन है, बस वर्ड्स अलग हैं, बोलने का मेथड अलग हो रहा है। ठीक है? तो देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जा रहा है, इसी बात को ऐसे भी कहा जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब यहां सॉल्यूट बहुत कम है, यानी ये वाली डेफिनेशन हम सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ये डेफिनेशन हम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, बट दोनों का मतलब एक ही है। और यहां सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। तो बच्चों आपको डेफिनेशन को अच्छे से समझना होगा। तो वाटर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, मींस डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, या बोलो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड, यानी अगर हम ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करें तो ये पूरा सॉल्यूशन ओवरऑल लोअर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये पूरा ओवरऑल हायर कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि यहां सॉल्यूट ज्यादा है। क्लियर बात? ये समझ आ गई? अब बच्चों याद करो, ये प्योर वाटर हुआ ऑलमोस्ट, क्योंकि यहां सॉल्यूट नेग्लिजिबल है। यहां सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा है, और यहां जो सॉल्यूट है वो जनरली नॉन वॉलेटाइल ही होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर, है ना, हम बोले NaCl सॉल्ट। तो बच्चों ये हमारा वही तो सॉल्यूशन हो गया जिसमें प्योर वाटर में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो वही सॉल्यूशन है बच्चों। ये प्योर वाटर हो गया ऑलमोस्ट, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो हम एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है देन प्योर सॉल्वेंट। इसीलिए हमने एक डेफिनेशन और लिखी हुई है, हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। आई बात समझ? ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब बच्चों मैंने कहा था वाटर मॉलिक्यूल्स देखो दोनों तरफ से मूव कर रहे हैं, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करती है। तो ब्लैक एरोज दिखा रहे हैं दोनों तरफ से मूवमेंट को, लेकिन नेट फ्लो कहां से कहां हो रहा है? वाटर की हायर से वाटर की लोअर की तरफ। ठीक है, बात समझ आ गई? तो देखो नेट फ्लो, जो पिंक कलर का बड़ा एरो नजर आ रहा है वो आपको नेट फ्लो शो कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी, देखो इसमें मैंने कहीं पर भी नेट फ्लो नहीं लिखा हुआ है, सिंपली फ्लो ऑफ वाटर लिखा हुआ है। थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फ्रॉम बोथ साइड्स विद अनइक्वल फ्लो रेट्स। वाटर इधर से उधर भी जा रहा है, उधर से इधर भी जा रहा है, इधर से उधर ज्यादा जा रहा है, उधर से इधर कम आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं नेट फ्लो इधर से इधर है। क्लियर बच्चों? समझ आ गई बात? ओके। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोसिस हमने समझ लिया, वाटर हायर से अपने लोअर की तरफ जाता है, दैट मीन्स डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाता है।
या फिर हम इसी बात को बोल सकते हैं कि वाटर लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है, या हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ जाता है। तो ये सबका मतलब एक ही हुआ। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन को समझने के लिए दो मेथड हैं बच्चों, दोनों मेथड से हमें समझना है। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन अ वर्टिकल कॉलम व्हेन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब है बच्चों, इसको एक फिगर से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर यहां इस जगह बच्चों एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। ठीक बात है बच्चों। बाहर सॉल्वेंट है, एक वर्टिकल कॉलम है, एक ट्यूब टाइप है ग्लास की, जिसमें अंदर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ है। और बाहर क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है। तो अब आप मुझे बताओ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नेट फ्लो बाहर से अंदर होगा या अंदर से बाहर होगा? तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपनी हायर से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाते हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करते जाएंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर वाटर कम है, तो ज्यादा से कम की ओर वाटर मूव करता जाएगा, करता जाएगा। क्या करता ही जाएगा हमेशा? नहीं ना बच्चों, एक लेवल तक करेगा। तो वाटर अंदर एंटर करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो देखो, जैसे जैसे वाटर अंदर एंटर करता जाएगा, अंदर वाले सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि उसमें वाटर आता जा रहा है। लेकिन बात समझ आ रही है? तो बाहर से अंदर वाटर जाता जा रहा है। तो अब देखो, वाटर अंदर आता गया, लेवल बढ़ता गया, तो वर्टिकल कॉलम का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखो, वाटर अंदर एंटर करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो लेवल बढ़ता जा रहा है। कहां तक बढ़ेगा? एक पर्टिकुलर हाइट तक बढ़ेगा बच्चों। एक पर्टिकुलर हाइट तक ही ये लेवल इंक्रीज होता है, एक पर्टिकुलर हाइट तक ही बढ़ता है। क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर उसके बाद इसमें ग्रेविटी लगना स्टार्ट हो जाती है बच्चों। जैसे ग्रेविटी लगना स्टार्ट होती है, वहां पे हमारा फ्लो रुक जाता है। एक पर्टिकुलर हाइट तक लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सपोज यहां जाके रुक गया। यहां जाकर अब उसमें ग्रेविटी वर्क करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मास आ गया, मास आ गया कॉलम में, तो ग्रेविटी लगी। ग्रेविटी लगने की वजह से अब हमारा जो फ्लो है वो रुक जाएगा। अब फ्लो रुक गया बच्चों, यहां फ्लो हमारा रुक गया एक पर्टिकुलर हाइट तक। इसे क्यों कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं फिजिक्स में बच्चों। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो आप लोग, ये एक्चुअली फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। इतना ज्यादा ये हमारे इसमें केमिस्ट्री में इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट डेफिनेशन हमें यहां से अच्छे से समझनी है कि वाटर अंदर एंटर करता जा रहा है एक पर्टिकुलर लेवल तक, एक पर्टिकुलर हाइट तक जाकर मूव करता रहेगा और फिर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटी लगना स्टार्ट हो गई। यहां हम ऐसा बोले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगना स्टार्ट हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल्स का लेवल रुक गया। अब बच्चों, ऑस्मोसिस रुक गया क्या? हाँ, ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। तो जिस प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस का फ्लो रुक गया है बच्चों, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या बच्चों? जिस प्रेशर की वजह से ये ऑस्मोसिस होता जा रहा था, होता जा रहा था, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद ऑस्मोसिस रुक गया, ग्रेविटी वर्क करना स्टार्ट हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद। बस, तो ऑस्मोसिस का जो फ्लो है, अब क्या वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे? नहीं, क्योंकि ऊपर से फ्लो रुक गया है, लेवल ऊपर चढ़ना रुक गया है। ऑस्मोसिस का रुक जाना जिस प्रेशर से हो रहा है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं बच्चों। और बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपने पढ़ा हो कभी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप फिजिक्स से लेकर आए हो। कहां से लेकर आए बच्चों? उस फॉर्मूले को फिजिक्स से लेकर आए हैं, दैट इज ये वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहां पर हमने P जो होता है प्रेशर, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट कर दिया, इक्वल्स टू H डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। मैंने कहा ना, पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, उसके बाद ग्रेविटी लगना स्टार्ट होगी, ऑस्मोसिस रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। जिस प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस रुक रहा है, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। हाइट D यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, G इज ग्रेविटी। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन समझनी थी, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यहां पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो डेफिनेशन हमारे सिलेबस में एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, वो हम देखते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की ही एक और डेफिनेशन है, और
द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। देखो बच्चों आ गई ना बात, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई करते हो बाहर से, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। देखते हैं बच्चों कैसे। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो बच्चों हमने क्या कहा था, वाटर मॉलिक्यूल्स इधर एंटर करते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल इधर एंटर करते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे, नेट फ्लो। तो ये वाला जो लेवल है, वाटर इधर एंटर करता जाएगा, एंटर करता जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का यहां जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, उनका लेवल इधर बढ़ता जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का लेवल यहां बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है, इधर वाटर का अमाउंट ज्यादा होता जा रहा है। ये बात क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से उधर एंटर कर रहे हैं तो क्या वो इस सॉल्यूशन में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स अपने हायर से अपने लोअर की तरफ मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, उधर ट्रैवल करते जाएंगे, तो सॉल्यूशन पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन अब वो ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं, वो कितना लगा रहे हैं वो अभी हम यहां से नहीं बता सकते, अभी हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर अब हम ऊपर से एक यहां पर पिस्टन लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे बच्चों, यहां पर अब हम एक पिस्टन लगा देंगे। क्या लगा दिया बच्चों हमने, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया, मास लेस पिस्टन लगा दिया, ठीक है। हमने यहां पर एक पिस्टन लगा दिया, किसको मेजर करने के लिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर एंटर कर रहे हैं, प्रेशर लगाएंगे, वो प्रेशर कितना लग रहा है वही हमें मेजर करना है, उसके लिए हमने ऊपर एक पिस्टन लगा दिया बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज इधर से जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है वो 5 atm है, लेट मान लेते हैं कि इधर से जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है वाटर के थ्रू वो 5 atm है, और पिस्टन से जो मैं प्रेशर लगा रहा हूं सपोज वो 4 atm है। लेट ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है सपोज वो 4 atm का हम लगा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, इधर से 5 atm लग रहा है, इधर से 4 atm लग रहा है, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल इधर एंटर करते जाएंगे तो क्या उनका प्रेशर पिस्टन के प्रेशर से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल इधर मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ऊपर वाला प्रेशर कम है तो पिस्टन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, लेवल और बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं 4 atm से इसको कर दूं सपोज 4.5 atm, तो अभी भी ये 5 atm ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल एंटर करते जा रहे हैं, पिस्टन वाला प्रेशर कम है तो पिस्टन अभी भी ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ पहले से कम ऊपर जाएगा क्योंकि आपने पहले से प्रेशर बढ़ा दिया। जैसे ही आप पिस्टन का प्रेशर 5 atm कर दोगे, यानी इधर वाला प्रेशर और जो आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, जैसे ही दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। बस हमें ये प्रोसेस रोकना था, जहां ये प्रेशर रुक गया, जहां ये मूवमेंट रुक गया, जस्ट स्टॉप हो गया, इस प्रेशर को ही कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कह रहे हैं इसी को, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कितनी बढ़िया बात हुई बच्चों, कैसे समझे हम इसको, कि इधर से इधर वाटर मॉलिक्यूल मूव करते जा रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो जो हमने पिस्टन लगा रखा है वो पिस्टन धीरे धीरे, वाटर मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं, पिस्टन धीरे धीरे मूव होता जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करें, पिस्टन का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे पिस्टन का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट थोड़ा कम होता जाएगा, पिस्टन का प्रेशर और बढ़ाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम होता जाएगा। जैसे ही ऊपर से लगाने वाले पिस्टन का प्रेशर और वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू लगने वाला प्रेशर, ऑस्मोसिस के थ्रू लगने वाला प्रेशर, जैसे ये दोनों अपोजिट प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, सीज हो जाएगा, मूवमेंट रुक जाएगा, बस। तो ये जो प्रेशर लग रहा है बच्चों, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक गया है, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, इसी को बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बात समझ आई? तो इधर से इधर प्रेशर लगा, लेवल बढ़ता गया, हम धीरे धीरे पिस्टन का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे ही ऊपर से लगने वाला प्रेशर
इस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक जाएगा, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आई बात समझ? क्लियर है? तो बच्चों यहीं से एक बात समझ आती है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम ऊपर से लगा रहे हैं, जो कि इस प्रेशर के इक्वल हुआ, क्या वो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, यहां सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा करता जाऊं, अगर इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करता जाऊं, तो इसका मतलब यहां सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहां बढ़ते जाएंगे तो इसके कंपैरेटिव यहां सॉल्वेंट कम होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो वाटर का मूवमेंट और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो ऑस्मोसिस और होता जाएगा, और जितना ऑस्मोसिस होता जाएगा हमको ऊपर उसको रोकने के लिए प्रेशर और लगाना होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो क्या कह रहा हूं मैं कि अगर यहां कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे तो सॉल्यूट ज्यादा होता जाएगा, तो कंपैरेटिवली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, तो वाटर हायर से लोअर की तरफ उसका मूवमेंट और बढ़ जाएगा, तो ऑस्मोसिस और बढ़ जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो पाई प्रोपोर्शनल टू हो जाता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो ऑस्मोसिस ज्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर ज्यादा मूव करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है? एक और बच्चों, क्या हम बोल सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? हाँ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं सिस्टम का तो कितनी इजी बात है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मोशन बढ़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स और ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा, और जब ऑस्मोसिस बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों पाई प्रोपोर्शनल टू सी एंड पाई प्रोपोर्शनल टू टी। अब हम यहां से एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं बच्चों, जो बहुत इजी है। देखते हैं बच्चों क्या है वो। देखो, मैंने कहा पाई प्रोपोर्शनल टू सी एंड पाई प्रोपोर्शनल टू टी। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन की तो उधर वाटर कम होता जाएगा, सॉल्यूट ज्यादा होता जाएगा, तो इधर से इधर वाटर ज्यादा मूव करता जाएगा, ऑस्मोसिस ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ता जाएगा, ऑस्मोसिस ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अब मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं अगर, तो क्या हो जाएगा? पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है, इसे कहते हैं एस, दैट इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, क्योंकि यहां सॉल्यूशन की बात हो रही है। बच्चों प्रैक्टिकली इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है न्यूमेरिकली, वो गैस कांस्टेंट के इक्वल ही होती है। कितनी बढ़िया बात हो गई। यहां जो एस आया सॉल्यूशन कांस्टेंट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गैस कांस्टेंट के इक्वल ही देखी गई है। इसीलिए हम इस एस को फॉर न्यूमेरिकल्स गैस कांस्टेंट आर से रिप्लेस कर देंगे। देखो, तो हमने एस की जगह क्या लिख दिया? आर लिख दिया। आप एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, और वैल्यूज हमें गैस कांस्टेंट की याद है। तो पाई और सी, पाई और टी में रिलेशन दोनों को कंबाइन किया, ये आया। प्रोपोर्शनल साइन हटाया, कांस्टेंट आया, जिसे सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। यहां पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गैस कांस्टेंट के इक्वल होती है, इसीलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया आर से। और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चों सी, वो आप जानते हो मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। और बच्चों वही बात, क्या बताओ मेरे को आप, क्या यहां पे ये जो पाई है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो बताओ मुझे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पाई प्रोपोर्शनल टू एन बी? हाँ बच्चों देख लो आप, पाई प्रोपोर्शनल टू एन बी, दैट मीन्स इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हैंस प्रूव्ड। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अब अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ है, तो फिर याद करो फॉर्मूले में क्या लाना होगा? आई, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। इसलिए हम यहां फॉर्मूले में आगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? आई से। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेजरमेंट तो हमें यही बताएगा। तो ये आपका फाइनल रिलेशन हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो आपको डायरेक्टली लर्न करना है। सी कॉन्सेंट्रेशन, एस आर गैस कांस्टेंट के इक्वल, इसकी वैल्यूज हैं जो हमें लर्न करनी है।
V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे एक बार और बता दो कि पाई NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। वही बात आ गई ना बच्चों कि अगर, जैसे मैंने अभी कहा बच्चों, इसमें इस फिगर में अगर हम दोबारा देखें कि अगर यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट के मोल्स यहां अगर ज्यादा हैं रिलेटिवली, इसके कंपैरिजन में अगर यहां सॉल्यूट के मोल्स ज्यादा हैं, तो इसका मतलब वाटर यहां कंपैरेटिवली कम होगा, तो यहां कंपैरेटिवली वाटर ज्यादा होगा, तो वाटर अपने हायर से अपने लोअर उसका मूवमेंट और बढ़ता जाएगा, ऑस्मोसिस बढ़ता जाएगा, ऑस्मोसिस बढ़ेगा तो हमें उसको रोकने के लिए प्रेशर ज्यादा लगाना होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू NB, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ आ गई बात? दैट्स व्हाई पाई इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया जब हमको लर्न करना है।